बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो भाग 2 में बनारस कविता का एक पैराग्राफ और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। बच्चों, पहले कविता की रीडिंग करते हैं और उसके कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। आधा शब्द में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। बच्चों, इसके कठिन शब्द हैं। अद्भुत का अर्थ होता है विचित्र या बहुत ही अनोखा। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा, अलक्षित जो ना देखा हुआ हो। अर्घ्य, पूजा का जल जिसमें पूजा संबंधी सामग्री डालकर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। बेखबर का अर्थ है अनजान। आइए बच्चों, अब इस पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। बच्चों, पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की बनारस नामक कविता से ली गई हैं और इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। कवि इन पंक्तियों में बनारस के अद्भुत दृश्य के बारे में बताता है कि इसकी बनावट बहुत ही अद्भुत है और उनको विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। आइए व्याख्या करते हैं। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। कवि कहते हैं कि कभी भी बनारस में चाहे अचानक भी चले जाओ तो यहाँ कोई विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमेशा ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर तैयारियां की जा रही हो या इसकी सजावट की जा रही हो। तो इसे अचानक देखने पर लगता है कि इसकी जो बनावट है वो बहुत ही अद्भुत या विचित्र है। क्यों? क्योंकि यह गंगा के किनारे पर बसा हुआ है और गंगा की महानता होने के कारण आधा आधा समाज जल के अंदर पूजा पाठ में लगा रहता है। तो ऐसे लगता है कि शायद आधा बनारस इस जल के अंदर मौजूद है। आधा मंत्र में है। अधिकांश लोग वहां मंत्र उच्चारण में लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है सबको देख के कि शायद आधा बनारस मंत्र या मंत्र उच्चारण में ही लगा हुआ है। आधा फूल में है, क्योंकि मंदिरों में फूलों की माला या फूल अर्पण करने के लिए वहां बहुत अधिक मात्रा में फूलों की दुकानें हैं और लोग वहां पर फूल खरीदने के लिए जाते हैं। तो वहां फूल खरीदने वालों की उस भीड़ को देखकर ऐसे लगता है कि शायद आधा बनारस फूल खरीदने में लगा हुआ है। आधा शव में है। शव, क्योंकि वहां लोगों की ये भी मान्यता है कि अगर काशी में या गंगा के किनारे पर उनके शव का दाह संस्कार किया जाता है तो वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वहां शवों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जिसे देखकर लगता है कि शायद आधा बनारस शव हो गया है, यानी वहां शव या चिताएं जलाई जा रही हैं। आधा नींद में है और जो बचे हैं वो आधे सोए हुए हैं। आधा शंख में है। जो लोग शंख बजा रहे हैं या पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको देख के लगता है कि शायद वो आधे शंख बजाने में लगे हुए हैं। अगर ध्यान से देखो तो वह आधा है और आधा नहीं है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि आधा शहर अपने घर से बाहर है जो इस प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है और आधा यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी इन कार्य या क्रियाकलापों से अलग है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तर के। वहां यह कहा जाता है कि बनारस शिव जी के त्रिशूल पर खड़ी हुई है और जो खड़ी है वो हमें कोई स्तंभ वहां नजर नहीं आता। जो नहीं है उसे थामे है, यानी उसको थामने के लिए जो शिव जी का त्रिशूल है लेकिन वो हमें नजर नहीं आता है।
राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ, राख, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। वहां पर चिताओं से उठने वाली रोशनी, एक तरफ चिताओं से उठने वाली राख और रोशनी है और दूसरी तरफ पूजा पाठ या अर्चना या दीपक जलाने के कारण उससे भी रोशनी हो रही है। आग के स्तंभ है, उससे उठने वाली जो आग है उसकी भी ऊंची ऊंची लो स्तंभ के समान लगते हैं। और पानी के स्तंभ, और पानी के अंदर भी जो उनकी परछाई पड़ रही है वो भी देख के लगता है कि वह भी वहां पानी के अंदर भी स्तंभ बने हुए हैं। धुएं के, खुशबू के, वहां उड़ते हुए धुएं को भी देख करके लगता है कि उसके भी स्तंभ बने हुए हैं, यानी उनके भी एक खंबे के समान वहां बनावट बनी हुई है। कुछ चारों तरफ पूजा सामग्री जैसे धूप, दीप, अगरबत्ती आदि के जलाने से वहां खुशबू का वातावरण है। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, वहां जल में खड़े हुए लोग या मंदिरों में खड़े हुए लोग दूसरों मतलब सभी लोगों की सुख शांति के लिए ऊपर हाथ उठा करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें देख करके लगता है कि शायद उनके हाथ भी एक स्तंभ के समान लग रहे हैं। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, यहाँ हमेशा से ही ऐसे लगता है कि सारा बनारस किसी ऐसे सूर्य को, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे सूर्य को हमेशा अर्घ देता रहता है। और ये आज से नहीं, बहुत अधिक वर्षों से इसी प्रकार से सिलसिला चल रहा है कि गंगा के जल में लोग खड़े होकर के अर्घ्य देते हैं। अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, यानी इस तरीके से ये शहर खड़ा हुआ है अपनी दूसरी टांग से, यानी बहुत अधिक जो समाज है इस तरीके की पूजा पाठ और जो ईश्वर संबंधी या आध्यात्मिक कार्यकलाप हैं उनमें लगा हुआ होता है। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों से बेखबर हैं, वो अपने दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, यानी जो विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों में लगे हुए हैं। तो ऐसे लगता है कि शायद ये एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बेखबर है। बच्चों, अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष में कवि ने संध्या कालीन बनारस की विशेषताओं का वर्णन किया है, यानी शाम का समय है उसका वर्णन किया है यहाँ पर, क्योंकि शाम के समय वहां पर विशेष आरती वगैरह की जाती है, जिसके कारण वहां ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलती हैं जो एक स्तंभ के समान लगती हैं। आधा शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है जो कि अधिक संख्या के लिए किया गया है। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गूढ़ है, यानी पढ़ने में तो हमें बहुत सरल लग रही है लेकिन इसके अंदर एक गूढ़ अर्थ भी छिपा हुआ है। छंद मुक्त कविता है, शब्द चयन भाव के अनुकूल है। ऊंचे ऊंचे में 2 बार शब्द ऊंचा ऊंचा आया है, इसलिए यहाँ पर मुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिल्कुल बेखबर, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। आइए बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। बच्चों, जब बनारस में बसंत ऋतु आती है तो वहां धूल के बवंडर उठने लगते हैं, लोगों के मन में एक उत्साह होता है और वो अपने अपनी क्रियाकलाप दिखाने के लिए मचलने लगते हैं। घाटों पर लोगों का आना जाना ज्यादा बढ़ जाता है और जो वहाँ के भिखारी हैं उनकी आंखों में भी चमक आ जाती है कि लोगों के ज्यादा आने जाने के कारण उनको भी अधिक मात्रा में उनके कटोरों में पैसे मिलेंगे। और जो बंदर हैं, बंदर भी इस आस में बैठे रहते हैं कि उनको भी कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर मिलेगा। बच्चों, प्रश्न है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है। खाली कटोरों में वसंत का उतरने से आशय है कि अभी तक शीत ऋतु होने के कारण घाट पर लोगों का आना जाना कम रहता था, जिसके कारण भिखारियों को भी पैसे बहुत कम मिलते थे या उनके कटोरे खाली रहते थे। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आई है, लोगों का आना जाना और मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग अधिक से अधिक दान करने के लिए भी आतुर हैं, जिसके कारण
भिखारियों के कटोरे भी उस भिक्षा से भर जाते हैं, जिनके कारण उनके कटोरे भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद खाली कटोरों में बसंत उतर आया। बच्चों, प्रश्न है, बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि बनारस में जब वसंत ऋतु आती है तो धीरे धीरे धूल उड़ती है। लोग भी वहां धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में भीड़ होती है, इसलिए लोग धीरे धीरे ही चल पाते हैं। मंदिरों के घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे चलते चलते शाम हो जाती है। और ये जो धीरे धीरे होने की जो प्रक्रिया है, ये पूरे समाज को या पूरे शहर को एकता के सूत्र में बांध करके रखता है। यहाँ के लोगों के व्यवहार में भागने की आदत नहीं है, न ही उनमें कोई उतावलापन है। यहाँ सब लोग अपने अपने कार्य को बड़े आराम से धीरे धीरे करते रहते हैं। यहाँ की परंपराएं, आस्थाएं और विश्वास और जो भावनाएं हैं, वे भी कभी ना खत्म होने वाली हैं। यानी बहुत वर्षों से इसी प्रकार की धारणाएं चलती आ रही हैं और जो वस्तुएं परंपरागत रूप में हैं, वह जो कि त्यों रखी हुई हैं, वहां भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। यानी यहाँ परिवर्तन की आंधी नहीं चलती, सब काम बड़े धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं और लोग इनका पालन भी करते रहते हैं। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? बच्चों, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में बंधकर यहाँ के लोगों का व्यवहार है, स्वभाव है। ये दिखाई देता है कि सब लोग किस प्रकार से मिलकर मंदिरों के आगे या गंगा घाट पर वहां पूजा पाठ में लगे रहते हैं, किस प्रकार से मंत्र उच्चारण करते हैं और जो उनकी वहां कार्य करने की जो गति है, वह सब धीरे धीरे है। और वहां मंदिरों में और गंगा स्नान पर गंगा या शवों को ले जाने का कार्य सामूहिक रूप से हर समय निरंतर चलता रहता है। यानी एक सामूहिक क्रियाकलाप के लिए ये कहा गया है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? यानी अगर हम शाम के समय बनारस में घुस जाएं तो कौन कौन सी विशेषताएं वहां हमें दिखाई देती हैं? इसको बच्चों हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग स्नान करते दिखाई देते हैं, मंदिरों में आरती होती है, मंत्रोच्चारण होता है, पूजा पाठ किया जाता है, या लोग देवताओं पर फूल चढ़ाने के लिए फूल खरीदते हैं और एक तरफ शवों को दाह संस्कार के लिए गंगा की ओर ले जाते हैं और एक तरफ आधा शहर सोया हुआ है और आधे शंखनाद कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने कार्यों में सामूहिक रूप से लगे हुए हैं और ये ही वहाँ की विशेषताएं। अब प्रश्न है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं, व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जब बनारस शहर में बसंत ऋतु आती है तो लोग अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में लग जाते हैं और जो कलाकार है वो अपनी कला को दिखाने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक तरफ लोग शवों को उठा करके गंगा के किनारे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं और अधिकांश लोग जल के अंदर सूर्य नमस्कार करते हुए या अर्घ देते हुए दिखाई देते हैं, या गंगा के किनारे पर आरती का दृश्य जो बहुत ही रोचक और सुंदर लगता है। तो ये सब मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं और यहाँ पर उनके द्वारा दिखाया गया है कि शहर में प्रतिदिन इसी प्रकार से कार्य होता रहता है। लोगों के अंदर ऊर्जा और उमंग का संचार होता है, लोगों में आस्था है और विश्वास है और उनमें विश्वास भी ये है कि यहाँ पर भगवान शिव की नगरी होने के कारण, दूसरा गंगा भी होने के कारण, यहाँ पर लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ पर अगर संस्कार किया जाता है तो लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से वहाँ अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रतिदिन की जाती हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लेकिन आपको फिर भी कोई आशंका या किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करंट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा।